हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टडी विजन चैनल की ओर से क्लास 10th का चैप्टर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इस चैप्टर के नोट्स लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वन बाय वन करके पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे लाइट की, फिर रिफ्रैक्शन, उसके बाद इमेज देखेंगे कि प्लेन मिरर से कौन कौन सी इमेज फॉर्म होती हैं। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और रूल्स देखेंगे कि किस तरीके से रे डायग्राम्स बनती हैं स्फेरिकल मिरर्स में, और कॉनकेव मिरर का भी अलग से देखेंगे। इसके अंदर के भी पॉइंट्स हैं बट मैं आपको सारे नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आधा टाइम फिर इसी में चला जाएगा, इसीलिए बस मोटे मोटे पॉइंट्स बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको मैं डिस्क्राइब करूँगी इस वीडियो में। फिर देखेंगे यूजेस क्या हैं कॉनकेव मिरर के, यूजेस क्या हैं कॉन्वेक्स मिरर के, साइन कन्वेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चंस जो हैं इसी साइन कन्वेंशन से होंगे आपके। मिरर फार्मूला देखेंगे, मैग्नीफिकेशन देखेंगे स्फेरिकल मिरर का। तो ये थे टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में एक एक करके, तो मेरे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो मेरे साथ अंत तक देखिएगा, आप ही के लिए प्रॉफिट है। जो बच्चे नए आए हैं, जो नई मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं वीडियो बनाती हूँ आपको उनका नोटिफिकेशन अपने आप मिलता रहे, आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े वीडियोस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगी, तो सबसे पहले लाइट होती क्या है। जब हम लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट होती क्या है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि लाइट होती क्या है तो फिर फ़ायदा क्या चैप्टर पढ़ने का, है ना। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। आप खुद देखिए, अपने आसपास देखिए, आप कब देख पाते हैं, जब भी तो देख पाते हैं जब लाइट होती है आपके पास, चाहे सन की लाइट हो या बल्ब की लाइट हो या टॉर्च की लाइट हो या लैंप की लाइट हो। अगर कोई लाइट का सोर्स होगा आपके पास तब जाके वो लाइट रेज किसी भी चीज़ पर पड़ती हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो किताब पर पड़ेंगी, तब जाके वो आपकी आँखों पर पड़ेंगी, और आँखों पे पड़ने के बाद वो जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर आपको विजिबल होती हैं सारी चीज़ें अपने आसपास की। तो यही हमारी लाइट होती है। ठीक है, ये है क्या, एक एनर्जी का फॉर्म ही तो है जो हमें देखने के लिए यूज़फुल होता है हमारे आसपास की चीज़ों को। तो बस यही होता है। ठीक है, तो लाइट जो है हमारी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है दैट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स। लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स से स्टार्ट होती है एंड बाउंस हो जाती है ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर परसीव्ड बाय आवर आइज एंड आवर ब्रेन प्रोसेस द सिग्नल विच इवेंचुअली इनेबल्स अस टू सी। जो भी मैंने आपको हिंदी में बोला वो इसको इंग्लिश में इस तरीके से लिखा गया है। कोई भी चीज़ है, यहाँ पे आप मिरर ही देख लीजिए, जब तक रूम में लाइट नहीं होगी क्या आप मिरर में अपनी इमेज देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब लाइट पड़ती है मिरर पर और आप उसके सामने खड़े हुए होते हैं तब जाके ये लाइट जो मिरर पे पड़ रही है वो बाउंस बैक होके आपके आईज पर जाती है, तब जाके आप अपनी इमेज को मिरर में देख पाते हैं। तो यही फिनोमिना होता है लाइट का। ठीक है, और लाइट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें देखने के कैपेबल करती है अपनी आसपास की चीज़ों को। ठीक है, जब लाइट के बारे में पढ़ ही रहे हैं अब हम, तो हम ये भी पढ़ते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। जो लाइट है उसकी पहली प्रॉपर्टी और बहुत मेन प्रॉपर्टी वो ये है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कंसीडर की जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो लाइट है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपने बचपन वाली क्लास में किया भी होगा एक एक्सपेरिमेंट कि कार्डबोर्ड लगा दिए गए थे 3-4 और यहाँ से इनमें होल किया गया था एकदम एकदम सीधे पर, और यहाँ जब टॉर्च रखी तो ये पास ऑन हुई तो हर जगह से लाइट जो है पास होती रही और यहाँ से आप उसको देखने के कैपेबल थे। बट यहीं से अगर आप एक कार्डबोर्ड ऐसा बना दें कि वो यहाँ से पूरा ही क्लोज़ हो जाए या उसका छेद कहीं इधर हो जाए तो हम उससे हम नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाते हम उससे लाइट को?
क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, कभी भी वो इस तरीके से नहीं चलती। वो कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। आपने आगे हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी। जब भी प्लेन मिरर होता है ना, तो वहाँ से नॉर्मल पे जब पड़ती है कोई भी लाइट एकदम सीधी आती है, सीधी, और बाउंस बैक होके फिर दोबारा से ही सीधी जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर होता है, ये हमारा नॉर्मल होता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपस में बराबर होते हैं। और ये हमारा रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों ही एक ही प्लेन पे लाई करती हैं हमारी। ये दो लॉज होते हैं, मैंने आपको लॉ भी यहीं बता दिए। बट मेन चीज़ है प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रही थी, पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बिना मीडियम के भी वो ट्रैवल कर सकती है। साथ साथ ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में हमारी लाइट। दूसरा कि जो लाइट है उसके ड्यूअल नेचर होते हैं। ड्यूअल नेचर मतलब टू नेचर्स, ड्यूअल मीन्स टू। ठीक है, अब टू कौन कौन से नेचर है उसके? एक है वेव नेचर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, एक है पार्टिकल नेचर। तो दो नेचर हमारे, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर। ठीक है, फिर सेकेंड नेक्स्ट देखते हैं लाइट का शेडो। जो भी लाइट है, जैसे कि आप देखते हो कि सूरज यहाँ चल रहा है, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आप सूरज की रोशनी के बीच में आ गए, या बल्ब की रोशनी के बीच में आ गए, टॉर्च की बीच रोशनी के बीच में आ गए, कहीं पर भी आ गए, तो आपकी दूसरे साइड ही आपकी यहाँ पे शेडो बनती है। सबने शेडो देखी, परछाई देखी है, तो जो लाइट है वो शेडो को भी बनाती है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, और स्पीड होती क्या है? वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन। जब भी लाइट फॉल करती है किसी सरफेस पे, तीन फिनोमिना होते हैं। एक तो रिफ्लेक्शन होता है, बाउंसिंग बैक हो जाना, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो भी मैंने बताया। एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? आधी तो बाउंस बैक होती है, आधे अंदर एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि हमारी रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तब होता है। जैसे कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट पड़ रहा है, और जैसे ही ये डेंसर मीडियम में मूव करेगी लाइट, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव कर जाएगी, नॉर्मल की तरफ मूव हो जाएगी। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन। और एब्जॉर्प्शन होता है जब पूरी ही लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लेना अपने अंदर। जैसे हमारी ब्लैक बॉडीज़ होती हैं, वो लाइट रेस को क्या कर लेती है? अपने अंदर सोख लेते हैं, है ना, इस तरीके से। अब देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसे मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पे मैं एक प्लेन बॉडी ले रही हूँ, प्लेन सरफेस ले रही हूँ, मिरर ले लिया मैंने, तो यहाँ से जब लाइट पड़ेगी प्लेन मिरर पर, तो वो उसी एंगल से, जिस एंगल से नॉर्मल पे पड़ी थी, प्लेन पर पड़ी थी, उसी एंगल से वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी सेम। तो जो बाउंसिंग बैक हो रही है लाइट की, यहाँ से जब टकराई तो वो दोबारा से उसी एंगल से दूसरी जगह से एंगल बना के निकली, है ना, सेम एंगल बनाकर। तो यही जो बाउंसिंग बैक होता है लाइट का, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इसी रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दूसरा लॉ कि जो हमारी इंसिडेंट रे है ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और ये जो हमारी नॉर्मल रे है ये वाली, ये तीनों ही रे जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, ऑल द थ्री लाइंस लाई ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, ये है हमारी सेकेंड लॉ। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं मैंने किस तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है इस पीडीएफ में। द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो मेन चीज़ क्या थी? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे अगर रेयरर मीडियम है तो रेयरर मीडियम में ही इसका बाउंसिंग बैक होता है।
रिफ्रैक्शन की तरह दूसरे मीडियम में नहीं होता, सेम मीडियम होते हैं। यहाँ पे इसलिए ये वर्ड भी बोल दिया है मैंने, सेम मीडियम। किसके द्वारा बाउंसिंग बैक होना? किसी प्लेन स्मूथ सरफेस के द्वारा होना, जैसे कि मिरर। तो जो फिनोमेना होता है बाउंसिंग बैक होना लाइट का सेम मीडियम में किसी स्मूथ सरफेस से, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसको इस तरीके से लिख लेना आप। और जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल रे है, ये तीनों ही रे जो हैं वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिक मिरर। मिरर है क्या? अभी ऊपर हमने मिरर यूज़ किया तो वो क्या था? वो एकदम प्लेन सरफेस था, है ना, जहाँ से लाइट जो है बाउंस बैक हो रही थी। तो हम यही बोलेंगे मिरर क्या है? द सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज़ अ मिरर। वो सरफेस जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है वो सरफेस कहलाता है हमारा मिरर। प्लेन मिरर देखें हम तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि हमारा प्लेन हो, मतलब बिल्कुल उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम प्लेन हो। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा एकदम प्लेन है तो वो हमारा प्लेन मिरर कहलाया जाएगा, क्योंकि मिरर क्या था? वो सरफेस था जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। और अगर रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस जो है वो प्लेन हो जाए तो उसको हम प्लेन मिरर बोल देंगे। ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन होती कैसी है प्लेन मिरर से? जैसे कि प्लेन मिरर इस तरीके से रख दिया है, यहाँ पे ये है प्लेन मिरर। ठीक, मैंने क्या बोला? बाउंसिंग बैक होती है लाइट की। यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट हमारा ए बी नाम का। तो यहाँ से जब लाइट रे जाएगी तो क्या होगा? यहाँ से, एक सेकेंड दोबारा बताती हूँ आपको दूसरा कलर लेकर। यहाँ से जब लाइट रे जा रही है तो इससे लगकर, ये प्लेन मिरर से लग के उसी एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, है ना। जब यहाँ बनाएगी तो ऐसे ही यहाँ से जब रे जाएगी तो वो सीधी जाएगी, और इस लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो दूसरी साइड पे जो हमारी इमेज है वो फॉर्म होगी। ये ए डैश बी से डिनोट किया हुआ है मैंने, ए डैश बी डैश से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था मेरा ए बी, और इस ए बी से रिफ्लेक्शन हुआ प्लेन मिरर के थ्रू। यहाँ से जब हो रहा है रिफ्लेक्शन तो सेम एंगल निकल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस लाइन को एक्सटेंड कर दो दूसरी साइड, और इस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दो जो कि पैरेलल है, वो तब जाके हमारा एक इमेज बन के आएगी। इसको ए डैश बी डैश बोलेंगे। इस तरीके से प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होती है। अब जब हमने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखी तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं प्लेन मिरर की इमेज जो बनी हुई होती है। ऊपर हमने क्या क्या देखे? ऊपर हमने देखा था सीधा था, ए डैश बी डैश हमारा एकदम सीधा था। जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज हमारे इमेज का भी था। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है। यहाँ पे फिर से देख लीजिए आप डायग्राम। यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं? यहाँ पे ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारा ए डैश बी डैश क्या इमेज है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो इमेज फॉर्मेशन हुई है इसमें हम क्या देख रहे हैं? पहली बात तो वर्चुअल और इरेक्ट है, मीन्स सेम है, मतलब एकदम सीधी है तो वर्चुअल इरेक्ट बोल देते हैं उसको। सीधी इमेज को वर्चुअल इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और साइज जो है जितना ऑब्जेक्ट का उतना ही सेम साइज है ये इमेज का। यहाँ पे ए बी और ए डैश बी एकदम सेम साइज के है ना। और जो इमेज है वो कहाँ बनी है? यहाँ मिरर था, मिरर के आगे तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो इमेज है वो कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है। कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर बनी है। और ये है कैसी? लेटरली इन्वर्टेड है। ठीक है। ये सारे हमारे क्या हैं? पॉइंट्स हैं। ये हमारे लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप हाथ पर लिखते हो, है ना, ABCD कुछ लिखो, तो जब आप मिरर में देखते हो तो थोड़ा उल्टा दिखता है वो, है ना, तो वो होता है लेटरल इन्वर्शन। ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे। इमेज जब बनती है तो इस तरीके से। अब लेटरल इन्वर्शन मैंने अलग से ही बता दिया। द राइट साइड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट साइड अपीयर होती है, और लेफ्ट साइड जो होती है वो राइट साइड अपीयर होती है। उसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन, मतलब उल्टा दिखना।
लेफ्ट साइड राइट साइड दिखती है, राइट साइड लेफ्ट साइड दिखती है। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन के अब यूजेस क्या क्या हैं, तो हम लोगों ने एम्बुलेंस देखी है। एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में लिखा होता है, उल्टा। ये क्यों लिखा होता है पता है? क्योंकि आगे जो चल रहे हैं व्हीकल्स, उनके साइड रियर व्यू मिरर जो होता है, जिसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है, जब उसमें देखें तो वो उसमें एकदम सीधा पड़े एम्बुलेंस, इसलिए हम एम्बुलेंस को उल्टा लिखते हैं एम्बुलेंस में। ठीक है, ये लेटर इन्वर्जन का ही है, इसमें लेटर इन्वर्सली लिखा जाता है वो, इसलिए। अब इमेज देख लेते हैं हम। इमेज हमारी क्या होती है? इमेज हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ पे एटलीस्ट 2 रेज जो हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं, और या तो ऐसा लगता है कि वो मीट करने वाली हैं, तो वो हमारी कहलाई जाती है इमेज। वो पॉइंट जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रेज मीट करें, या हमें लगे कि वो मीट होने वाली हैं लगे। ठीक है, ये होती है हमारी इमेज। तो इमेज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं, वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। ये बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, डिफरेंस इनके इम्पॉर्टेंट है। तो रियल इमेज हमारी वो इमेज होती है जो फॉर्म होती है जब लाइट रे एक्चुअली मीट करती हैं, रियल में मीट करती हैं। लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो तब बनती है जब लाइट रेज अपीयर टू मीट, मतलब मीट होने की कोशिश कर रही होती है, दिखती हैं, लगती हैं कि मीट हो रही हैं। रियल इमेज जो होती है हमारी वो स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाती हैं, पर जो वर्चुअल इमेज होती है हमारी वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती। रियल इमेज हमारी इन्वर्टेड होती हैं, इस तरीके से उल्टी होती हैं। इरेक्ट हमारी एकदम सीधी होती हैं। और एग्जांपल है रियल इमेज का हमारे, जैसे कि इमेज बनती है हमारी सिनेमा स्क्रीन पर, वो हमारी रियल इमेजेस होती हैं। और वर्चुअल इमेज का एग्जांपल देखें अगर हम, तो जो प्लेन मिरर से बनी हुई इमेज होती हैं या कॉन्वेक्स मिरर से बनी हुई इमेजेस होती हैं, वो हमारी वर्चुअल इमेज होती हैं। तो आपको ये डिफरेंस यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ये। अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्ट, जैसे स्फेरिकल मिरर इस तरीके से मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग पूरा हमारा ये क्या है? मिरर स्फेयर है, ये स्फेयर है। ठीक है, अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो किसी भी हॉलो स्फेयर का पार्ट हो जाए, अगर मैं इसी को काटूँ ना 2 पार्ट्स में, तो 2 पार्ट निकल के आएंगे। एक ये वाला पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर की तरफ होगा, और एक ये वाला पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा। जब इसको अलग अलग हम देखें तो इस तरीके से अलग हो जाएंगे, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ठीक है, तो यही जो हमारे हैं, इसी स्फेरिकल मिरर को जब हम कट कर दें 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कॉन्वेक्स मिरर होगा, तो जिसका ऊपर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो होगा हमारा कॉन्वेक्स, और इसका इनर साइड जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर आपसे पूछा जाए क्या होता है स्फेरिकल मिरर, तो अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा वो एक हॉलो स्फेयर का पार्ट हो जाए, तो जो मिरर होगा वो स्फेरिकल मिरर होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही हमारे जो है वो किसका पार्ट है? ये हमारा स्फेरिकल मिरर के पार्ट हैं, एक हॉलो स्फेयर के पार्ट हैं और रिफ्लेक्टिंग भी हैं, है ना। तो इसीलिए हम कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स और जो कॉनकेव मिरर हैं ये हमारे स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट हैं। तो स्फेरिकल मिरर इसीलिए हम बोलते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी मैंने कट करके दिखाया। तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हमारा वो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स हो, कैसा हो? कॉन्वेक्स हो, और इट डाइवर्ज कर देता है लाइट को, सो इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, जैसे ये मेरा है कॉन्वेक्स, ठीक है। जब यहाँ पे लाइट रेस पड़ती हैं, तो लाइट रे जब पड़ती हैं तो इस तरफ जाती हैं, ये इस तरफ जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं लाइट रे, कन्वर्ज नहीं होती। और कन्वर्ज किस तरफ होती हैं? उसके दूसरे साइड में कन्वर्ज होती हैं, इस साइड में कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। इस साइड में कन्वर्ज होती है, दूसरे साइड में कन्वर्ज। जबकि अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होता है,
यहाँ जब रिफ्लेक्शन होता है तो कन्वर्ज जो है वो इसी साइड होती हैं, इसी साइड होती हैं। तो ये हमारा एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कॉनकेव। जबकि हमारे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डाइवर्ज हो रही है ना, तो ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है। कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हमारा डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। और फिर से देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होता है, ये डाइवर्ज करता है ये लाइट को, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर की बात की जाए तो इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कॉनकेव होता है और ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। इस तरीके से आपकी डायग्राम भी बनाई हुई है। कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। इसी स्फीयर को जब हम कट करेंगे, जब हमारा एक इस तरीके से कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स पार्ट आएगा, तो इसमें कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए कि ये जो लाइन एकदम बीचों बीच की होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट सी है हमारा, जिस ये पूरा जो हमने स्फीयर लिया था ना, इस स्फीयर का कोई ना कोई सी पार्ट तो होगा, सेंटर तो होगा इसका कोई ना कोई पार्ट जिससे इसको कट किया जाता है। तो यहाँ से पूरी यहाँ तक की दूरी, इसकी सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे हम ये पूरा पार्ट नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ सी से पी तक दिखाते हैं। और पी जो है हमारा पोल होता है, ये पी हमारा क्या होता है, पोल होता है, पोल। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ है हमारा, वो फोकल लेंथ होता है। ये पॉइंट हम इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, हम इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फोकल लेंथ कहलाई जाती है, और पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाई जाती है। सेम इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी होता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा पोल है, ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हमारा फोकल लेंथ है, और जो एफ है हमारा वो है हमारा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या टॉपिक है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो टर्म्स इसमें यूज़ किए हैं हमने, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीज़ें, फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम इनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे और उनके बीच के रिलेशंस को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, हम ऊपर देख रहे थे ना कि जो लाइन ज्वाइन कर रही थी पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये देखिए यहाँ पे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल। तो ये लाइन जो ज्वाइन कर रही है हमारी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे थे। तो हम आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल की बात की जाए तो पोल क्या है, सेंटर है स्फेरिकल मिरर का। यहाँ पे देखिए पोल यहाँ कहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे। तो अगर मैं इस तरीके से ले लूँ, पूरा स्फेयर इस तरीके से था जिससे मैंने कट किया था, तो ये सेंटर जो है यहाँ से पूरा से जो कट कर रहा है इस पूरे कर्व को, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, जिसको भी पूरा सेंटर में कट कर रहा है, पूरा सेंटर जो है इस पूरे का कर्वेचर का, कर्व का, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, पूरे स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे पोल। अपर्चर क्या है हमारा, ये हमारा इफेक्टिव डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का। जैसे ये इसी स्फेयर को मैंने कट किया था, तो पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये जो है वो डायमीटर है स्फेरिकल मिरर का, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर ऑफ विच द मिरर वॉज अ पार्ट। हॉलो ग्लास स्फेयर का जो सेंटर होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पूरी जो हमारी बाहर का जो सर्कमफ्रेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फोकस क्या था, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जब लाइट रेज पैरेलल होती हैं, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, इस प्रिंसिपल एक्सिस से जब लाइट रेज पैरेलल होती हैं
तो ये लाइट रे पैरेलल होने पर ये एक पॉइंट से होती हुई गुजरती हैं और ये जो पॉइंट होता है ये होता है हमारा F और इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस और नॉर्मली क्या बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं। क्योंकि ये प्रिंसिपल पर होता है फोकस, इसलिए हम इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ क्या है, तो फोकस से लेकर पूरी पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। अगर रिलेशनशिप देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पर, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो 2 गुना होता है फोकल लेंथ के। जैसे मैंने आपको डायग्राम भी बनाई, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरी यहाँ से यहाँ तक का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट आधा है वो फोकल लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ तक का जस्ट उसका आधा होगा। तो ये हमारा होता है रिलेशन इनके बीच का। या तो हम इस तरीके से स्टडी करें या F=R/2 करें, एक ही बात है कि 2F है हमारे R के, या हम बोल सकते हैं कि जो R है हमारा वो 2F है, या हम बोल सकते हैं जो F है हमारा वो R/2 है, एक ही बात है। अब हम रूल्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जड़ है जो कि किस तरीके से डायग्राम बनती है, रे डायग्राम। तो पहला रूल, जब भी लाइन पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, जब भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती हैं तो वो फोकस से होके गुजरती है। मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। ये कॉनकेव है हमारा और ये कॉन्वेक्स है, दोनों के साथ साथ चलेंगे रूल्स, ठीक है। पहला रूल है, जब लाइन पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से होके गुजरती हैं। इसमें दिखाया, ऐसे इसमें दिखाएंगे हम कॉन्वेक्स में, जब लाइन पैरेलल जा रही है तो डाइवर्ज होता है, ये तो हमें पता है कॉन्वेक्स का, लेकिन कन्वर्ज कहाँ होगा, वो दूसरे साइड में, मिरर के दूसरे साइड में होता है, तो इस साइड होता है, ठीक है, लेकिन मीट होता वो फोकस पे ही है वहाँ पर भी। पहला रूल ये। दूसरा रूल कहता है हमारा, जब रे हमारी पास होती है प्रिंसिपल फोकस से, मीन्स यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही हो डायरेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से होती हुई वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही हो, तो जो रे है वो हमारी सीधी निकल जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ पर हमारी अगर जो फोकस से लाइन जा रही है तो वो यहाँ होती हुई तो डाइवर्ज दिखेगी, बट वो जाएगी कैसी, पैरेलल जाएगी, जस्ट ऊपर वाले का कन्वर्ज उल्टा है ये, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल कहता है कि जब हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सी से जाती है जब कोई लाइन, तो सीधी सीधी वैसी की वैसी जाती है, कहीं से मुड़ती नहीं है, ठीक है। जब रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी कॉनकेव मिरर से, या डायरेक्ट होती है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर में कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद भी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक अलोंग द सेम पाथ, सेम वैसे ही पाथ में हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जैसे वो इस तरफ गई और इसी तरफ से आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेम पाथ में इधर गई और इधर आ गई, सेम पाथ में लगी वो। ऐसे यहाँ से अगर हम देखें कॉन्वेक्स मिरर का, तो यहाँ से एकदम सीधा जा रही थी और सीधा ही वो उसी में आएगी, बिल्कुल भी अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। तो ये नेक्स्ट रूल है। अब नेक्स्ट एक और देखते हैं हम कि जब हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो पता ही है ना, अगर पोल से अटैच हो एंगल तो वो हमेशा सेम एंगल से, उसी पोल से निकलती है सेम एंगल बनाते हुए, है ना। ये वही रूल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला, जब यहाँ से जा रही है तो सेम एंगल से होता हुआ वो इस तरफ भी निकलेगी। ये कॉनकेव का है। कॉन्वेक्स का देखेंगे तो इसमें भी सेम इस तरीके से वो निकल जाएगी। रे डायग्राम्स भी देख लेते, जब हमें रूल्स पता हो गए तो हम आराम से रे डायग्राम भी बना सकते हैं इनसे। मान लीजिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, जब इन्फिनिटी पे तो यहाँ से जब लाइट रेज आएंगी दूर से तो कहाँ जाके ये सारी कन्वर्ज करेंगी, फोकस पर करेंगी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा, हमारा इमेज जो बनेगी, वो इमेज जो है बहुत छोटी होगी, पॉइंट साइज़ की होगी और साथ साथ रियल और इन्वर्टेड होगी। और कहाँ बनेगी ये, एट फोकस पर बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो अगर बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे हो, अगर सी के पीछे हो
तो देखिए अगर सी के पीछे होगा कोई हमारा ऑब्जेक्ट तो किस तरीके से बनेगी ये, यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। पहला रूल क्या है, अगर सीधा जाए तो वो कहाँ होके जाएगी, फोकस से होके गुजरेगी, है ना। दूसरा रूल कि अगर वो पूरा पोल से एंगल बनाए तो भी सीधी बनेगी। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे ए डैश बी डैश लिखा हुआ है वो हमारा इमेज होगी यहाँ पर। और ये बन कहाँ रही है इमेज, सी और एफ के बीच में बन रही है। देखिए सी और एफ के बीच में बन रही है। रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैं कर रही हूँ, याद रखना, याद ना रहे तो लिख लीजिए साइड में आप। सी और एफ के बीच में बनेगी ये। और कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे उल्टी है ये, ए डैश बी डैश उल्टी है ये, रियल और इन्वर्टेड बन रही है और एफ और सी के बीच में बन रही है। और साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज का साइज छोटा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सी पर ही है, एट सी पर है ये। तो जब रूल्स क्या है, पहला रूल है जब वो पैरेलल जाएगी तो फोकस से होके गुजरेगी, और जब वो एफ से होके गुजरेगी तो वो सीधी गुजर आएगी, है ना। और जहाँ पे ये मीट करते हैं, जब इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे दो लाइंस रेज, वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारी इमेज है वो सेम साइज़ की है और रियल इन्वर्टेड उल्टी है, और साथ में जितना ए बी है ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ की हमारी इमेज भी फॉर्म हुई है। तो कहाँ बनी है ये, सी पर ही बनी है, रियल और इन्वर्टेड है और साइज़ एकदम सेम है जैसा कि ऑब्जेक्ट का है। अगर नेक्स्ट देखें सी और एफ़ के बीच में, देखें हम सी और एफ़ के बीच में, तो देखिए यहाँ सी है हमारा और यहाँ एफ़, इसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी नाम का। सेम रूल फॉलो होंगे इसमें कि पहला तो वो सेम पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस की, एफ से होती हुई जा रही है, और दूसरा कि पूरी पोल से जा रही है तो उसी एंगल से वो निकलेगी। और इमेज कहाँ बन रही है हमारी, ए डैश बी डैश सी के बियॉन्ड बन रही है। क्या दिख रही है, सी के पीछे दिख रहा है ना हमें, तो हम बोलेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ठीक है। और कैसी है ये इमेज, देख रहे हैं हम, बड़ी है ऑब्जेक्ट से। कैसी है, ए बी, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज बड़ी बनी है। तो इमेज बनी है बियॉन्ड सी, बनी है उल्टी, रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, एनलार्ज है। एट एफ पर देखें हम तो फोकस पर ही है ऑब्जेक्ट हमारा, और इस तरीके से रूल्स वही कि पहले पैरेलल जाएगी तो एफ से होती जाएगी, और पोल से वो टकराएगी तो सेम एंगल बनाएगी। तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस देख रहे हैं कि ये तो कहीं मीट ही नहीं हो रही है। देखिए ये तो चलता जा रहा है ये मामला, है ना, ये तो चलता ही जा रहा है और पैरेलल है, तो पैरेलल लाइंस तो आपस में कभी मीट ही नहीं करती हैं। तो ऐसा जब केस होता है तो हम पता है यहाँ इमेज फॉर्मेशन कहाँ करते हैं, हम इमेज फॉर्मेशन जो है इसकी इन्फिनिटी पे होगी। कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी, बहुत दूर होगी। हम बोलेंगे इमेज जो फॉर्म होगी वो इन्फिनिटी पर होगी, साथ साथ रियल और इन्वर्टेड होगी, उल्टी ही होगी, और बहुत बड़ी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ये केस जो है एफ और पी के बीच में, ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चन में भी है ये क्वेश्चन कि वो बताइए जहाँ पे इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट बनती है और बहुत बड़ी बनती है। तो कॉनकेव मिरर में बनती है वो, और कब बनती है, जब एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तब। तो देखिए यहाँ पे एफ और पी के बीच में ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जब आएगी तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से टकराते हुए एफ से होके गुजरेगी, और साथ साथ जब पी से टकराएगी तो सेम उसी एंगल से निकल जाएगी पी से। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं और इसका बढ़ेगा ही, यहाँ तो बिल्कुल हो नहीं सकता किसी भी केस में। जितना हम आगे जाते जा रहे हैं इसका जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगी, वो कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। कहाँ होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। देखिए ए डैश बी डैश हमारी पीछे बनी है मिरर के, और कैसी बनी है, एकदम सीधी बनी है, तो हम इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। तो ये थे हमारे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस। अगर ध्यान से 2-3 बार इसको देखोगे सुनोगे तो यही याद हो जाएगी, आई एम श्योर। तो पूरी वीडियो देखिए आप। अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर देख लेते हैं हम। तो कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब कॉनकेव मिरर तब यूज़ होगा जब हम चीज़ों को बड़ा बड़ा करके देखना चाह रहे हैं ना। तो जब आप शेव अगर करते हैं, बॉयज़ मोस्टली जब शेव करते हैं तो बड़ी चीज़ देखना चाह रहे हैं कि बड़ा बड़ा दिखे, हमारी जो मूंछ वगैरह हैं वो बड़ी बड़ी दिखे, तो हम शेविंग उसमें देखते हैं,
शेविंग के जो हमारे मिरर्स होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं कॉनकेव को, टॉर्च में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट्स में यूज़ करते हैं। व्हीकल की जो हेडलाइट्स होते हैं रियर व्यू में तो कॉन्वेक्स यूज़ करते हैं, लेकिन हेडलाइट्स में हम यूज़ करते हैं कॉनकेव, ठीक है। और कॉनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं लार्ज इमेज देखने के लिए टीथ की, ठीक है। कॉनकेव मिरर जो है शेविंग मिरर्स में भी यूज़ करते हैं ताकि बड़ा बड़ा फेस जो है, फेस पर जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखें इसलिए। और जो लार्ज कॉनकेव मिरर जो हैं हम सनलाइट को भी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होते उन मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर भी हमारा कॉनकेव मिरर ही होता है कॉन्सेंट्रेट करने के लिए लाइट को। अब हम रे डायग्राम देख लेते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी वही चीज़ें हैं, है ना, लेकिन देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट जो है प्लेस हो इन्फिनिटी पर, तो देखिए जब इन्फिनिटी पे प्लेस है तो इस तरीके से जब लाइट रेज आएंगी तो मैंने क्या बोला था, कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब मीट करती हैं वो तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस मिरर भी बोलते हैं, है ना। तो कन्वर्ज नहीं होती, इसीलिए हम इसको जो कन्वर्ज करवाते हैं वो बिहाइंड द मिरर कन्वर्ज कराते हैं। तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, एफ पे बनेगी और बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल इरेक्ट होगा, ठीक है, और पॉइंट साइज बनेगी। अगर दूसरा सिचुएशन देखें, अगर हम जब ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो पोल ये रहा आपका और इन्फिनिटी दूर, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट इनके बीच में, तो वही लाइट रे पहले तो जब पैरेलल जाएंगी तो टकरा के इधर चलाएंगी और जब एंगल मीट करेंगी तो एफ पे मिलेंगी। ऐसे ही जब पोल से बनेंगी इस तरीके से, ये पोल से हो नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सेम सेम आएंगी, तो वो वाला कंडीशन लिया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से जो इमेज है वो कहाँ बनी है हमारी, ए डैश बी डैश, देखिए पी और एफ के बीच में बनी है। ये कहाँ बनी है, पी और एफ के बीच में बनी है और बहुत छोटा साइज बना है, डिमिनिश बनी है, वर्चुअल बनी है और पी और एफ के बीच में बनी है। तो ये हैं आपके कॉन्वेक्स के। अब यूजेस भी देख लेते हैं कॉन्वेक्स के। कॉन्वेक्स मिरर तो एक हमारा उसी में यूज़ होता है रियर व्यू में, जो हमारे ड्राइविंग करते हैं स्कूटर वगैरह या बाइक वगैरह या कार वगैरह, उसके एकदम साइड में विंडो के बाहर जो मिरर लगा होता है उसको हम बोलते हैं रियर व्यू मिरर, ठीक है। उसमें यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स ताकि वाइड एरिया को देख सकें, पीछे का जितना भी ट्रैफिक है उसको पूरा उसी में इंक्लूड करके देख सकें। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमारे वो रियर व्यू मिरर में यूज़ होते हैं व्हीकल्स में। और क्योंकि डिमिनिश इमेज शो करते हैं, वो बहुत छोटी इमेज बना लेते हैं पूरा पीछे का जो वाइड एरिया है उसका, और साथ साथ वाइडर इमेज देते हैं और साथ साथ वो इरेक्ट इमेज भी शो करते हैं, सीधी इमेज शो करते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर जो हैं वो हमारे यूज़ होते हैं ब्लाइंड टर्म्स में ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक, मर्ज करने में, टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक के विजन को देख सकें ताकि, तो वहाँ पे यूज़ होता है ये ब्लाइंड टर्म्स में। और नेक्स्ट शॉप्स में यूज़ करते हैं इसको सिक्योरिटी मिरर की तरह। साइन कन्वेंशन अगर हम देखें किसी भी रिफ्लेक्शन का स्फेरिकल मिरर के द्वारा, तो इसमें पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे तो सब इस क्वाड्रेंट्स को जानते हैं, मैथ सबने पढ़ी हैं, तो वही रूल्स इसमें भी लागू होते हैं, कोई नई बात नहीं है। देखिए इस तरीके से है कि जो भी हमारी इधर साइड में होगी, लेफ़्ट साइड में होगी, वो नेगेटिव शो होगी। तो डिस्टेंस जो होगा लेफ़्ट साइड में वो नेगेटिव शो होगा, ऊपर के साइड में होगा तो पॉजिटिव शो होगा, नीचे के साइड में होगा तो नेगेटिव शो होगा। मैं आपको वो वाला बता देती हूँ, मैथ का क्वाड्रेंट वाला तो पता ही है ना आपको, जो लेफ़्ट साइड में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें भी वही समझिए। ऊपर नीचे का तो पता ही होगा आपको, यही यहाँ पे जो होता है हमारा प्लस में होता है और नीचे होता है वो नेगेटिव में होता है। तो अगर डिस्टेंस ऊपर है इस साइड तो पॉजिटिव में होगी, इस साइड है तो वो नेगेटिव में होगी, नीचे है तो नेगेटिव में होगी, और ऊपर होगी ना तो पॉजिटिव में होगी, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो हमारा नेगेटिव में शो होगा, हाइट जो होगी वो पॉजिटिव में शो होगी। इस तरीके से 4 पॉइंट मेनली जो है, एक तो हमारा डिस्टेंस टूवर्ड्स, अगर हम देखें राइट में तो वो पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ़्ट देखें तो वो नेगेटिव होता है,
और अगर हम हाइट देखें अपवर्ड पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड्स हमारी नेगेटिव होती है। ये होते हैं हमारे साइन कन्वेंशंस। इन्हीं के अकॉर्डिंग सारे हम साइंस लेते हैं जब भी हम क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, लेफ्ट में रखा जाता है मिरर के में। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के और मेजर किए जाते हैं पोल से, मिरर का जो पोल होता है। जितने भी डिस्टेंस होते हैं मेजर किए जाते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, और उन सभी को हम पॉजिटिव लेते हैं। और वो जो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होते हैं मीन्स माइनस एक्स एक्सिस के, वो हमारे लिए जाते हैं नेगेटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है हमारा जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो लिया जाता है वो नेगेटिव होता है हमारा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुकी हूँ। देखिए फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट की तरफ जो डिस्टेंस होगा, यहाँ मैं कॉनकेव का बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो पॉजिटिव होगा और ये वाला हमारा नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ अगर बनेगी इमेज या ऑब्जेक्ट होगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ होगा तो वो नेगेटिव होगा। ये चार चीज़ें हैं आपके। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ली जाती हैं क्वेश्चन में, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो u लेते हैं जिसे हम, वो हमेशा नेगेटिव होता है। जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर का वो नेगेटिव लिया जाता है, याद रखना है इसको। जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ये याद कर लिया आपने तो पूरे क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, यहाँ प्लस आ जाता है। और यही अगर फॉर्मूला लेंस फार्मूला हम बनाएंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, यही याद कर लेना। जहाँ पे हमारा v इमेज का डिस्टेंस होता है, u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, f हमारा फोकल लेंथ होता है। मैग्नीफिकेशन की बात की जाए अगर स्फेरिकल मिरर की, तो मैग्नीफिकेशन जो है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ये रेशियो होता है मैग्नीफिकेशन। और साथ ही साथ जो नेगेटिव होता है ये हमारे इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के भी। तो m हमारा इसके भी बराबर होता है और m हमारा इसके भी बराबर होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब m हमारा इसके भी बराबर है, m हमारा इसके भी बराबर है, तो हम इसको डायरेक्टली ये भी तो बोल सकते हैं कि जो हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है वो तो हमारा इसका मतलब बराबर हो जाएगा, माइनस का डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, तो ये इसके भी बराबर हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभी 3 चीज़ें दे दी जाएं आपको और चौथी चीज़ निकालने को बोल दी जाए, है ना। इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना होगा। तो मैग्नीफिकेशन होती है हमारी रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफिकेशन कहलाता है, मैग्नीफिकेशन का रेशियो। ठीक है, इसको इस तरीके से दिखा दिया और इस तरीके से दिखा दिया। अब ये भी देखिए कि साइन कन्वेंशन से रिलेटेड जब हम देख रहे हैं तो जो मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव कब होगा, जब इमेज हमारी रियल बनेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है टेक्स्ट में, जब इमेज रियल होगी तो हम अपने आप ही जो m है उसको नेगेटिव में ले लेंगे, m पॉजिटिव होगा जब इमेज वर्चुअल होगी। ठीक है, h1 मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, तो जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो 1 के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीफिकेशन किसके बराबर था, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर था। जब ये आपस में बराबर आ जाएंगे तो ये कट जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हाइट ऑफ इमेज जो है वो बड़ी हो जाए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, जैसे कि मैग्नीफिकेशन हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और अगर हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन भी बड़ा हो जाएगा 1 से। और अगर हाइट ऑफ इमेज जो है ये छोटी हो जाएगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा तो हमारा मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगा 1 से। और जब 1 से बड़ा होगा मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ी बनेगी, तो इसका मतलब कैसी इमेज होगी, एनलार्ज, बड़ी होगी। और अगर छोटा होगा इमेज जो बनी है
ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो जो हमारी इमेज है वो कैसे बनेगी, छोटी बनेगी, और छोटी को हम क्या बोलते हैं, डिमिनिश बोलते हैं। ठीक है, ये था आपका। फिर हम देख लेते हैं इसमें मैग्नीफिकेशन जो प्लेन मिरर की होती है वो हमेशा +1 होती है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो इमेज है वो हमारी वर्चुअल इमेज बनी है, ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 1 इंडिकेट करता है कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर है। पॉजिटिव जो है वो बताता है कि हमारा <1 है m मैग्नीफिकेशन, तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। और अगर m हमारा पॉजिटिव है और <1 है तो वो हमारा कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान से फिर से देखिए कि अगर हमारा m पॉजिटिव है और 1 से कम है तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा, और अगर हमारा <1 है, पॉजिटिव है, तो कॉनकेव मिरर होगा। m जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है अगर वो कॉनकेव मिरर हो तो। नेगेटिव कब होगा, जब कॉनकेव मिरर है, लेकिन पॉजिटिव है साथ में 1 से बड़ा है तब वो कॉनकेव मिरर। ये केस हमारा देखिए अलग है और ये केस अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसमें ये है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव तो है ही लेकिन कितना, 1 भी तो पॉजिटिव ही है, 1 से कम 0.5 भी तो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा होगा तो कॉनकेव मिरर होगा और हम नेगेटिव होगा तो वो कॉनकेव मिरर होगा। तो ये था इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन पूरे टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे से। आई होप मैंने जितना भी बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए तो धन्यवाद, बट सारी जितने भी बच्चे हैं आपके साथ के उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी प्रॉफिट हो, और साथ साथ जो इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।